ऑब्वियसली अरब कंट्रीज से, तो बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। बानु शासन जो थी, बेसिकली बानु शासन एक कम्युनिटी को कहा जाता था जो कि उस टाइम पर दूसरों के ऊपर अटैक करके, है ना, जिनके अंदर थीव्स भी होते थे, जिनके अंदर पायरेट्स भी होते थे, इस तरह से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हुई थी। और इस कम्युनिटी का जो राजा था उसके दो बेटे थे, एक का नाम था शहरयार और एक का नाम था शाहजमान। तो ये जो राजा था इसने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की हुई थी, बड़ी आर्मी थी, सर्वेंट्स थे, डिपेंडेंट्स थे इनके ऊपर, एक पूरा इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। और जब इनकी डेथ हुई, इनके जो दो बेटे थे, जिनमें से बड़ा वाला था शहरयार और छोटा बेटा था शाहजमान, तो जो ताजपोशी हुई वो हुई शहरयार की। शहरयार एक बहुत ही ब्रेव और सोल्जर भी था, उसी के साथ साथ उसने इस जो भी इसको पूरा साम्राज्य मिला, राजपाट मिला, उसको उसने बहुत अच्छे से संभाला। और अपने छोटे भाई शाहजमान को उसने समरकंद का राजा बनाया। तो इस तरह से दोनों भाइयों के बीच में जो हुआ, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो कैपिटल थी बानु शासन की उसको होल्ड किया शहरयार ने, और वहीं से दूर अलग जो उनका राज्य था समरकंद, उसका राजा बना शाहजमान। दोनों भाई अपना अपना साम्राज्य, अपना राज संभालने में लगे हुए थे। कई सालों तक इनकी किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं, लेकिन दोनों ने ही अपनी जो भी कैपिटल्स थी उनके अंदर बहुत अच्छे से पीस मेंटेन किया हुआ था। हर एक चीज लॉ और ऑर्डर के हिसाब से चलती थी। करीबन 8-10 साल गुजर जाने के बाद एक दिन शहरयार अपने कोई मंत्री, जो वजीर वगैरह होते उनके साथ बैठा हुआ था, और उसके मन में ख्याल आया। उसने अपने वजीर से बोला कि वजीर साहब, बहुत साल हो गए हैं, हमने अपने छोटे भाई को नहीं देखा है, मुझे अपने छोटे भाई से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, आप लवाजमा तैयार करें, मैं अपने छोटे भाई से मिलने समरकंद जाऊंगा। तो उनका वजीर बोलता है, हुजूर, इस तरह से आपका एकदम से जाना वाजिब नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपके नाम से आपके छोटे भाई को एक चिट्ठी लिखते हैं, एक पैगाम भेजते हैं, और उस पैगाम में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि उनके बड़े भाई सुल्तान शहरयार उनसे मिलना चाहते हैं। कई सालों से उन्होंने उनको देखा भी नहीं है और उन्हें अपने छोटे भाई की याद आ रही है। तो जो एडवाइस वजीर ने दी वो सुल्तान को समझ में आई, पसंद है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक ऐसा पैगाम तैयार किया जाए, और पैगाम के साथ साथ बहुत सारे तोहफे तैयार किए जाएं जो हम अपने भाई को इस पैगाम के साथ भेजना चाहते हैं। तो सुल्तान के कहे हिसाब से वजीर ने एक लेटर तैयार करवाया। इसी के साथ साथ बहुत सारे अरबी घोड़े, उनके ऊपर सैडल्स रखे गए जिनके अंदर बहुत प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड वगैरह भरा गया। इसी के साथ साथ कुछ वाइट स्लेव्स, मतलब जो गोरे गुलाम थे, है ना, लड़कियां, वो तैयार की गई। बहुत सारी जो हैंडमेड्स होती हैं, मतलब बेसिकली जो बाइयां होती है, जो हर एक चीज का केयर करती है राजा के लिए, वो तैयार की गई। बहुत सारे कॉस्टली गिफ्ट तैयार किए गए, इत्र वगैरह सब कुछ तैयार किया गया और एक पूरा लवाजमा बनाया गया। और इसी के साथ साथ जो किंग शहरयार था उसने अपने भाई के लिए अपने हाथों से एक पैगाम लिखा, मेरे छोटे भाई, तुमसे मिले हुए मुझे 8 से 10 साल हो गए और मैं चाहता हूं कि तुम हमसे मिलने यहाँ पर हमारे साम्राज्य में आओ। तुम्हारे आने के लिए हमने अपने वजीर को सारे इंतजाम करने के लिए बोल दिया है। मेरी दिली इच्छा है कि मरने से पहले एक बार और मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊं, एक बार और तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे बात कर पाऊं। अगर तुमने आने से मना किया तो मैं इस धक्के को झेल नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अपने बड़े भाई से मिलने जरूर आना। इस लेटर को सील करके उन्होंने अपने वजीर को दिया और कहा कि वजीर साहब, अब बिल्कुल भी देर ना करें, हमें अपने भाई को जल्दी से जल्दी देखना है, आप यहां से अपने लवाजमे को लेकर निकलने की तैयारी करें। इतना कहकर वजीर ने कहा, जी हुजूर, मैं आज से ही सारी तैयारी करता हूं। अगले 3 दिनों में वजीर ने सारी तैयारियां कर ली और चौथे दिन की सुबह वो निकल पड़ा समरकंद की तरफ अपने सुल्तान का पैगाम लेकर उनके छोटे भाई के लिए। वजीर अपने लवाजमे को लेकर वहां से निकल पड़ा, बिना रुके वो अपना पूरी राशनिंग की हुई थी उन्होंने पूरे लवाजमे की, उसी के साथ चलते रहते थे। लेकिन जब जब वो किसी ऐसे राज्य में पहुंचते थे जो कि इन्हीं के साम्राज्य के अंदर आता था, तो इनकी पॉलिसी के हिसाब से 3 दिन तक वो राज्य इनकी पूरी खातिर करता था। इनके खाने पीने रहने का इंतजाम और भी जो भी नेसेसिटीज थी इनकी पूरे लवाजमे के लिए, उन सब की तैयारी वहां पे किया करता था। 3 दिन रुकने के बाद ही ये लोग वहां से आगे बढ़ पाते थे। तो ये इनकी गेस्ट पॉलिसी थी जिसको ये फॉलो किया करते थे। तो इस तरह से चलते 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 जब ये लोग समरकंद के राज्य के पास में पहुंचे तो वजीर ने अपने वहां पहुंचने का पैगाम जो समरकंद का राजा था शाहजमान, उसके हाई ऑफिशियल्स तक पहुंचाया। ये पैगाम सुनते ही
शाहजमान ने अपने हाई ऑफिशियल्स को वजीर के पास भेजा, जो कि उसके राज्य से 1 दिन की जर्नी पर था। वो सब वहां पे मिले और उसके बाद वो वजीर और उसके लवाजमे को लेकर समरकंद के अंदर आए। जैसे वो समरकंद की सिटी के अंदर एंटर हुआ, उनका बहुत बड़ा, बहुत भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद सीधा जो वजीर था वो पहुंचा शाहजमान के पास और उसने वो लेटर उसको थमाया और बोला, सुल्तान अपने छोटे भाई से मिलने को बहुत ज्यादा उत्सुक है और वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे साम्राज्य में चलें। शाहजमान ने लेटर खोला और लेटर पढ़ने के बाद बहुत कुछ सोचा। उसने बोला कि जैसा सुल्तान चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप और हम चलेंगे 3 दिन की हॉस्पिटैलिटी के बाद। 3 दिन आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपकी खातिरदारी करेंगे और उसके बाद हम साथ में चलेंगे अपने बड़े भाई से मिलने। तो मैंने आपको बताया 3 दिन का जो इनका रूल था, इनकी पूरी हॉस्पिटैलिटी अरेंज की गई, पूरे लवाजमे की, जो इनके साथ सैनिक थे, मंत्री थे, छोटे बड़े, जो भी कुछ था, सबके लिए खाने पीने, है ना, खाने पीने का सारा इंतजाम हुआ। उसके अलावा जो भी इनकी और नेसेसिटीज थी उन सबको बहुत अच्छे से टेक केयर किया गया। और इसके बाद आया 4th डे। 4th डे इनका लवाजमा तैयार था और उन्होंने निकलने की तैयारी कर ली थी। तो जो शाहजमान था उसने अपने वजीर से कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं, इस राज्य को संभालने का जिम्मा तुम्हारा है। और जो इनके टेंट्स थे, जो इनके गार्ड्स थे, है ना, सोल्जर्स थे, जो पूरा इनका लवाजमा तैयार हुआ था, उनको सिटी से बाहर टेंट वगैरह लगा दिए गए रात को ही, ताकि सुबह जल्दी ये लोग वहां से बाहर निकल जाएं। और वहां से सिटी का पूरा व्यू दिखता था समरकंद का। तो जो बाहर बैठे थे रात के टाइम, जो इनका राजा था, जो शाहजमान था, उसने ऑर्डर किया था कि आज की रात हम वहीं टेंट्स में गुजारेंगे और सीधे वहीं से निकल लेंगे। पर आधी रात के आसपास अचानक से शाहजमान को यह याद आता है कि उसने अपने भाई के लिए एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन एज अ गिफ्ट डिसाइड किया था ले जाने का, और वो गिफ्ट को वो अपने महल के अंदर ही भूल गया है। तो उसने बिना किसी को बताए चुपचाप वो अपने महल की तरफ चला गया रात को। और जैसे वो अपने महल के अंदर पहुंचा, उसने देखा, और जिसने देखा वो उसके इमेजिनेशन के बाहर था। उसकी क्वीन, उसकी रानी, उसी के बिस्तर पर एक काले स्लेव के साथ लेटी हुई थी। ये मंजर देखकर शाहजमान को बहुत धक्का लगा। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो मैं सिर्फ इस शहर की बाउंड्री से बाहर हूं, तब इस औरत ने ऐसा किया है। मेरी एब्सेंस में जब मैं कई दिनों के लिए चला जाऊंगा तो ये क्या करेगी। उसका खून खौल गया। उसने आव देखा ना ताव, अपनी तलवार निकाली और नींद में सोते हुए उन दोनों के टुकड़े कर दिए। पूरे बेड के ऊपर खून ही खून फैल गया, लेकिन ये होते हुए किसी ने भी कुछ नहीं देखा। शाहजमान ने अपना गिफ्ट उठाया और चुपचाप वो वहां से निकल के वापस अपने टेंट में पहुंच गया। टेंट पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उसने सभी से कहा कि हम अभी निकलेंगे, और जो टाइम सेट था उससे पहले ही लवाजमे को स्टार्ट किया गया इनके भाई की कैपिटल की तरफ। चलते चलते पूरे रास्ते शाहजमान के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी कि जिस औरत पे मैं इतना भरोसा करता था, जिसे मैं इतना चाहता था, उस औरत ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। उसने अपनी ही मौत को बुलावा दिया ये सब करके। उसके मन में बहुत ज्यादा ग्रीफ भर चुका था। वो इस चीज से बाहर नहीं, सदमे से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था कि उसकी अपनी बेगम ने उसे इस तरह से धोखा दिया। और इस ग्रीफ की वजह से उसका चेहरे का जो नूर था वो चला गया। उसका चेहरा पीला पड़ने लग गया था, वो कमजोर होना शुरू हो गया। वो चाहकर भी इस ग्रीफ से बाहर नहीं निकल पा रहा था और ये ग्रीफ उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। 4-5 दिन की जर्नी के बाद ही उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई। वजीर ने सब ये देखा तो उससे पूछा। उसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वजीर समझ गया और उसने अपने हॉल्ट को शॉर्ट किया। वो जहां बीच में रुकने वाले थे उन सब स्टेशन को उसने हटाया। अलग अलग जगह पर जाकर जहां भी ये रुकते वहां इनका थोड़ा बहुत इलाज करवाता, अच्छे से खिलाता पिलाता। पर शाहजमान को ना भूख लग रही थी, ना ही कुछ खाने का मन था। उसका जो शरीर था वो दिन ब दिन डिग्रेड होता जा रहा था। जितना जल्दी हो सकता था वजीर ने अपनी जो जर्नी थी उसको कंटिन्यू रखा। और जब वो शहरयार के कैपिटल यानी अपने कैपिटल पहुंचने वाले थे तो वजीर ने वापस से अपने सुल्तान को ये पैगाम भिजवाया कि उनका लवाजमा उनके छोटे भाई को लेकर यहाँ पर आ चुका है। ये पैगाम सुनते ही सुल्तान ने पूरे शहर को सजवा दिया और वो अपने वजीर, अमीर, जितने भी जो उनके बेसिकली जो बोलते हैं ना हम लोग, जो राजा का जो पूरा वो होता है, एक पूरी जो काउंसिल होती है, उस काउंसिल को लेकर वो उसका वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंच गए। अब जैसे ही दोनों भाई मिले तो बड़े भाई ने जब छोटे भाई को देखा तो वो शॉक्ड रह गया। उसने बोला कि मेरे छोटे भाई
तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए, तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे के अंदर धंस गई है, तुम्हारे चेहरे का नूर कहीं गायब है, तुम मुझे बताओ तुम किस परेशानी में हो। उसने कहा कि ओ मेरे बड़े भाई, मैं किसी परेशानी में नहीं हूं, इतने दूर से चल के आने पर ये जो हवा बदली है, ये जो पानी बदला है, उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है और इसीलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मेरी आंखें मेरे चेहरे के अंदर धंस गई है, लेकिन अब मैं अपने भाई से मिल गया हूं और थोड़े ही दिनों में मैं वापस से ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने मन की जो बात थी वो अपने भाई से छुपाई और उसे कुछ भी नहीं बताया। शहरयार को भी लगा कि सही कह रहा है, इतने दिनों ट्रैवल करके आया, हो सकता है पानी बदलने की वजह से तबीयत खराब हो गई हो, लेकिन मैं अब इसका पूरा ध्यान रखूंगा। उसने अपने जो भी काउंसलर्स थे उनको कहा कि छोटे भाई के लिए, छोटे भाई का जो रहने का इंतजाम वो हमारे महल में किया जाए, हम दोनों भाई साथ रहेंगे और इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाए, सारे हकीम को बुलाओ, दवाई दो, इनको जितना जल्दी हो सकता है ठीक किया जाए। तो शानदार महल सजाया गया, सारे इंतजाम किए गए शाहजवान के लिए और हकीम दिन में 3 बार आकर उसका इलाज करते, लेकिन उसकी हालत सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही थी। शहरयार को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया मेरे छोटे भाई को, इतना इलाज होने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। एक टाइम पर वो जितना खाना खाया करता था आज उस खाने को छूता भी नहीं है। कोई तो ऐसी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे उसके साम्राज्य से दूर बुला लिया है तो वहां के बारे में सोचकर वो परेशान है। वो वापस से अपने भाई के पास पूछता और बोलता है, छोटे भाई कहीं तुम इस चीज से तो परेशान नहीं हो कि तुम्हें अपना राज्य छोड़कर मेरे यहाँ पर आना पड़ा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। तो उसने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने पूछा फिर तुम्हारा चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा है, तुम्हारी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही, कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तुम मुझे बताओ, मैं उसका हल निकाल सकता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मुझे लगता है मेरे ना अंदर कोई इंटरनल घाव है, मतलब कोई अंदरूनी घाव है जो शायद मेरे शरीर को कमजोर कर रहा है। ये नीम हकीम सब अपनी दवाइयां दे रहे हैं, मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। शायद शाहजवान शहरयार को कुछ बताना ही नहीं चाहता था। शहरयार को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला, भाई तुम ध्यान रखो और तुम्हें अगर कुछ भी बात कहनी हो, कुछ भी ऐसा हो जो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके बाद एक दिन फिर से शहरयार शाहजवान के पास आता है और बोलता है कि भाई मैं हंटिंग पे जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, उससे तुम्हारा भी थोड़ा जो ध्यान है वो ठीक होगा, मूड रिफ्रेश होगा बेसिकली, और हम लोग साथ में समय भी गुजार पाएंगे। इधर से शाहजवान बोलता है कि ओ मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल चलता, लेकिन अभी ना तो मैं इस हालत में हूं और मैं अभी आराम करना चाहता हूं, तो तुम शिकार करके आओ, हम दोबारा वापस चलेंगे जब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो शहरयार को उसकी बात ठीक लगी और उसने बोला ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और मैं कुछ दिनों में शिकार से लौट के वापस आता हूँ। शहरयार के जाने के बाद शाहजवान अपने उसी महल में, एक बेसिकली आप बोल सकते हैं एक रोशन, एक बड़ी विंडो होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां पर जाकर बैठ गया और बाहर का जो गार्डन था, बहुत बड़ा एक प्लश गार्डन था, उसको वो देख रहा था और वो अपनी बेगम के ख्यालों में डूबा हुआ था कि कैसे उसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसकी पीठ पीछे वो ये सब कर रही थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने जो उस महल की दीवारें थी, जो एक महल को दूसरे महल से कनेक्ट करती थी, एक गेट वहां से खुला। वो गेट बिल्कुल ऐसा था जिसे आप पहचान नहीं सकते, हुए दीवार की तरह लग रहा था। अचानक से दीवार का वो एक हिस्सा खुला। दरवाजा खुलते ही उसका ध्यान उस दरवाजे की तरफ गया तो उसने देखा कि करीबन 20 वाइट स्लेव्स और उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर सी लेडी, जो बेसिकली शहरयार की वाइफ थी, वो वहां से निकल कर आई। सभी लोग एक वहां पर एक वाटर फाउंटेन टाइप चीज थी, उसके चारों तरफ आके खड़े हो गए और वो जो लेडी थी वो उस फाउंटेन के बिल्कुल बीच में जाके खड़ी। शाहजवान ने देखा कि उन 20 वाइट स्लेव्स में से 10 औरतें थी, 10 लेडीज थी और 10 जेंट्स थे। और जैसे वो फाउंटेन की तरफ पहुंचे, उन सभी ने अपने क्लोथ्स को स्ट्रिप करना शुरू किया एंड देन दे स्टार्टेड इन पेयर्स। और वो जो रानी थी वो बीच में खड़ी हुई थी और जैसे ही सब शुरू हुआ, उस रानी ने आवाज लगाना शुरू किया, ओ मेरे सईद, मेरे पास आओ। और इतना कहते ही वहां एक पेड़ से एक बहुत बड़ा काला सा एक इंसान निकल कर आया। वो एक स्लेव था और वो बीच में सेंटर में आके उस रानी के साथ उसने भी अपनी पेयरिंग स्टार्ट कर दी। और इस तरह से बहुत देर तक शाहजवान की आंखों के सामने ये सारे खेल चलते रहे।
सब कुछ खत्म होने के बाद वो जो नीग्रो था वो वापस से उस पेड़ के ऊपर चला गया और इन सभी लोगों ने वापस से अपने डिस्गाइज वाले जो क्लोथ्स थे वो पहने और उसी गेट से वापस उस पैलेस में चले गए और गेट बंद हो गया। ये सब कुछ शाहजमान के आपको सामने हुआ और ये सब देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तो ये देखकर वो बोला, ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी ही बेगम धोखेबाज है, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो सुल्तानों का सुल्तान है, उसके महल में किसी चीज की कमी नहीं है और फिर भी उसकी बेगम इन मुलाजिमों के साथ ये सब कर रही है। मेरा दुख तो इस दुख के आगे कुछ भी नहीं है। और यहां से उसका अपने ग्रीफ से निकलना बाहर शुरू हुआ, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ चुकी थी कि जो औरतें हैं ये किसी भी पति के लिए ये फेथफुल नहीं है, चाहे वो मेरी बेगम हो या फिर सुल्तान की बेगम, दोनों ही अपने पतियों को धोखा दे रही थी। और इस तरह से अब उसका उस ग्रीफ से निकलना बाहर शुरू हुआ। वो शाहजमान जो कि अपने ग्रीफ से पीला पड़ चुका था, उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, अब उसने खाना शुरू किया और अब वो अपनी पहले वाली की भी कैपेसिटी से ज्यादा खाना शुरू। यहाँ से उठते ही उसने सबसे पहले उसे भूख लगी, उसने खाना ऑर्डर किया और बहुत सारा खाना खाया और अगले 4-5 दिनों तक वो यही प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। और 4-5 दिनों में उसकी हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक हो चुकी थी, क्योंकि अब उसकी चिंता खत्म हो गई थी। 10 दिनों के बाद जब शहरयार वापस आया और अपने भाई से मिले तो उसको देखकर वो बिल्कुल खुश हो गया। अरे वाह भाई, तुम्हारी तो हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तुम्हारे चेहरे का नूर वापस से आ गया है। ये मेरे जाने के 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो? तो शाहजमान बोलता है, भाई जब आप शिकार पे गए तो मैंने सोचा कि जब तक आप वापस आओगे मैं आपको बिल्कुल ठीक होकर मिलूंगा और हम दोनों भाई आपके शहर को घूम के आएंगे। तो बोला कि ठीक है, फिर देर किस बात की। दोनों के लिए हॉर्सेस निकाले गए, दोनों भाई पूरा उन्होंने आपका कैपिटल घूमा। घूमने फिरने के बाद वो वापस अपने महल में आके बैठे और उनके सामने जब खाना सर्व किया गया, खाना वाना खाने के बाद फाइनली जब वो दोनों भाई बैठे तो शहरयार ने एक बार फिर से शाहजमान से पूछा। तो शहरयार ने कहा कि भाई अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे टाइम में यही सोचता रहता हूं और यही सोचता रहा कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुम्हें इतना कमजोर बना दिया था और पिछले 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जब मैं वापस आया तो तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, अब मुझसे और ज्यादा रुका नहीं जा रहा है। तो शाहजमान बोलता है, भाई मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि क्यों मैं कमजोर हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन आप मुझसे ये मत पूछें कि मैं ठीक कैसे हुआ, वरना आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। उसने कहा ठीक है, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम कमजोर क्यों हुए थे। तो शाहजमान ने अपने साथ ये सारी स्टोरी बताई कि कैसे जब वो वहां से निकल रहा था तो उसने अपनी वाइफ को उस ब्लैक स्लेव के साथ देखा और उन दोनों को वहां से काट कर आ गया और तब से वो उस ग्रीफ के अंदर ही जी रहा था। ये बात सुनकर शहरयार को बोला कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुमको ऐसा ही करना चाहिए था। अगर तुम्हारी बेगम तुम्हें इस तरह धोखा दे रही थी तो तुमने बिल्कुल सही किया, उनके टुकड़े टुकड़े करके काट दिए। मैं उसकी जगह होता तो तुमसे भी ज्यादा बुरी सजा उसे देता। अब ये बताओ भाई कि तुम ठीक कैसे हुए। तो शाहजमान बोलता है, भाई आप बस मुझसे ये सवाल ना पूछे, अगर मैं आपको इसके पीछे की वजह बताऊंगा तो हो सकता है कि आपका दुख मेरे दुख से भी बहुत बड़ा हो जाए और मैं अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता हूं। तो शहरयार बोलता है कि तुम चिंता ना करो, ऐसा कोई दुख नहीं है जो मुझे परेशान कर सकता हो, लेकिन अगर तुम ये बात मुझसे छुपा के रखोगे तो मुझे इससे ज्यादा दुख और किसी बात से नहीं हो सकता है। तो फिर शाहजमान ने बताना शुरू किया कि कैसे जब वो यहाँ से शिकार के लिए बाहर निकला और वो उस खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसने ये सब कुछ देखा तो उसे लगा कि सिर्फ दुनिया में उसकी ही जो बेगम थी उसी ने उसे धोखा दिया था। लेकिन ये सब देखने के बाद जब वो कंपैरिजन पे आया कि आप तो सुल्तानों के सुल्तान हो, मुझसे कहीं बड़े हो, लेकिन फिर भी आपकी बेगम ने भी आपको धोखा दिया, तो फिर मेरा दुख तो आपके दुख के सामने बहुत छोटा था। और इस तरह से मेरा गुस्सा चला गया, मेरा जो ग्रीफ था वो चला गया, मैं ठीक से खाने पीने सोने लगा और 10 दिनों में मैं अपनी हेल्थ को वापस से रीगेन कर पाया। शाहजमान की बात सुनकर शहरयार को बहुत तेज गुस्सा आया, इतना तेज गुस्सा कि उसका गला घोट देना चाहता था, लेकिन बस वो उसका छोटा भाई ही रह गया था। उसने कहा, शाहजमान अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं अभी के अभी उसका सिर कलम कर देता जिसने मेरी बेगम के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता हूं मैं इस बात को नहीं मानूंगा। शाहजमान ने कहा, बड़े भाई मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूं और मैं खुद चाहूंगा कि आप अपनी आंखों से ये सब देखें। तो उसने कहा कि ठीक है, 2 दिन बाद हम फिर से शिकार पे जाने का ऐलान करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इस महल के अंदर छुप जाऊंगा
और हम वापस से वही सब देखेंगे जो तुम कह रहे हो कि ऐसा हुआ था। इसके बाद फिर से अनाउंस किया गया कि किंग शहरयार और शाहजमान दोनों वापस से शिकार पर जाने वाले हैं और फिर से शाम के टाइम इनके टेंट्स और ट्रूप्स को सिटी के बाहर बिठाया गया। अपने टेंट पे पहुंचने के बाद शहरयार ने अपने वजीर और गार्ड्स को बुलाया और बोला कि किसी भी आदमी को हमारे टेंट में आने की इजाजत नहीं है, कोई भी यहां पर आ नहीं पाए। रात जब ढली तो उसके बाद शहरयार ने अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि अगले 3 दिन तक तुम यहां पर हमारी गद्दी पर बैठोगे इस टेंट के अंदर, और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहां पर नहीं हैं। इतना कहकर दोनों भाई रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने सीक्रेट पैसेज को यूज किया और दोनों पहुंच गए शहरयार के महल के अंदर। जब सुबह हुई तो दोनों भाई एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर बैठ गए, उसी खिड़की के ऊपर जहां से वो जो गार्डन था, उसका नाम था प्लेजर गार्डन, वो वहां से दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर से वही दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वही 20 जो मेमलुक्स होते हैं, जो वाइट स्लीव्स होते हैं, वो आते हैं। उनसे 10 फीमेल होती हैं और 10 मेल होते हैं और उनके बीच में होती है शहरयार की बेगम। चलते हुए वापस से वो उसी फाउंटेन तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो अपने कपड़ों को स्ट्राइप करते हैं और उसके बाद सब घेरा बनाकर बेगम के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सेंटर में जाकर बेगम फिर से आवाज लगाती और बोलती, ओ मेरे सईद, कहाँ हो तुम? और इतना बोलते ही वापस से उसी पेड़ से वही जो काले रंग का आदमी था, बड़ा भयंकर सा, वो उतर के आता है और बेगम के पास आकर उसके गले लग जाता है और बोलता है, मैं हूं सादुद्दीन सईद। वो लेडी उसको देखकर बहुत खुश होती है, जॉयफुल होती है और फिर से वो सब अपने उसी प्रोग्राम के अंदर लग जाते हैं और कई घंटों तक ये सब चलता रहता है। इसके बाद वापस से जब सभी सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद ये वापस से अलग अलग होते हैं। वो जो काला स्लीव था वो वापस से पेड़ पर चढ़ जाता है और ये स्लीव्स और जो बेगम थी वो वापस से उसी रास्ते से अपने महल में चली जाती है। ये सब देखकर शहरयार दंग रह जाता है और वो सोचता है कि मेरा भाई बिल्कुल भी गलत नहीं करता, उसने जो अपनी आंखों से देखा वही मुझे दिखाया। बहुत ही दुख के साथ वो अपने भाई से कहता है कि भाई शाहजमान, एक इंसान सेफ सिर्फ तब है जब वो इस पूरी सोसाइटी से अकेला रह रहा है। मेरे भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस काम के लिए तुम मुझे मना मत करना। तो शाहजमान बोलता है, नहीं भाई, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर हम जैसे हैं वैसे के वैसे यहां से उठते हैं और चलते हैं और अल्लाह की इस दुनिया को घूमना शुरू करते हैं और ये पता करते हैं कि कोई और भी है हमारी तरह जिसके साथ ये हरकत हुई है, जिसने अपनी बेगम को सब कुछ दिया, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसको प्यार किया और उसने पीठ पीछे उनके साथ धोखा किया। अगर दुनिया में हमें कोई ऐसा मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो ऐसी जिंदगी से हमारी मौत ही अच्छी है। और इसके बाद दोनों भाई उठे और बिना रुके बस वो चलते रहे, दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे तब तक जब तक वो एक पेड़ के नीचे पहुंचे। एक बहुत ही सुंदर सा, लंबा, बड़ा घना सा पेड़ था जिसके जो बेसिकली एक छोटा सा, एक आप ये बोल सकते हो स्वीट वाटर पॉन्ड टाइप का बना हुआ था, वो भी समुद्र के किनारे। तो सामने सॉल्टी सी था और उसके पास में एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ था जिसमें मीठा पानी था और वहां पर अकेला सिंगल एक बड़ा सा पेड़ बना, मतलब उगा हुआ था। वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उस पेड़ के नीचे उस पॉन्ड का पानी पीते हैं और थोड़ी देर के लिए वहां पर वो सुस्ताने लग जाते हैं। उन्हें सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी अचानक से उनकी आंख खुलती है बहुत तेज आवाज से। कुछ इस तरह की आवाज से कि बादल फटकर जमीन पर गिर गए हों। उनकी आंखों के सामने समुद्र की लहरों ने ऐसे रास्ता दिया पीछे हटकर और समुद्र में से एकदम से एक बहुत बड़ा काले रंग का पिलर निकलता गया जिसकी हाइट का वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे। ये सारा सीन देखकर दोनों भाई बुरी तरह से घबरा गए और फटाफट से उस पेड़ के ऊपर जाकर छुप गए। और वहां चढ़कर जब उन्होंने देखने की कोशिश की सब चल क्या रहा है, तो उन्हें उस समुद्र में से एक बहुत बड़ा जिन निकलता हुआ दिखाई दिया। बहुत बड़ा, ह्यूज, विशालकाय जिन जो चलता हुआ उसी पेड़ की तरफ आ रहा था। दोनों की बुरी तरह से घिग्गी बंध गई थी कि ये जिन इन दोनों को मार डालेगा। लेकिन जिन को पता नहीं था कि पेड़ पर वो दोनों बैठे हैं। वो जिन वहां पर आया, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा भारी बक्सा था। उस बक्से को लेकर वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपने कमर के यहाँ से जो एक पॉकेट था, थैला था बोल सकते, उसमें से चाबी निकाली। वो जो बक्सा था उसमें स्टील का लॉक लगा हुआ था। तो ऐसा बक्सा है तो उसके अंदर 7 स्टील के पैडलॉक्स लगे हुए थे। उसने अपनी चाबियां निकाली और एक एक करके 7 चाबियों को खोलना शुरू किया। और खोलने के बाद जैसे उसने वो बक्सा खोला, उसमें से एक बहुत 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 सुंदर लड़की बाहर निकली। वो इतनी सुंदर थी
कि उसके चेहरे का जो नूर था वो चांद को भी मात देता था। उस लड़की को वो जिन अपने पास बिठाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ए हुस्न की मलिका, ए लाखों दिलों की ख्वाहिश, तुम बस मेरी हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की रात से पहले उठा के यहाँ ले आया ताकि मेरे अलावा तुम्हें कोई और छू भी नहीं पाए। ऐ मेरी जाने जिगर, लेकिन पहले मैं तुम्हारे पास सोना चाहूंगा। और इतना कहकर वो उस लड़की की जो थाइज है उनके ऊपर अपना सर रखता है और बस गिरते ही उसको नींद आ जाती है। वो उसके सिर के ऊपर ऐसे अपना, तो थोड़ी देर में वो जो जिन होता है वो गहरी नींद की तरफ चला जाता है और वो स्नोरिंग यानी खर्राटे भरना शुरू करता है, जिसकी आवाज़ एक रंबलिंग थंडर की तरह होती है। इतना होते ही वो लड़की पेड़ के ऊपर की तरफ देखती है उन दोनों को। उसके बाद उस जिन का सिर उठाकर वो जमीन पर रखती है, खड़ी होती है पेड़ के नीचे जाके और उन दोनों को इशारा करती है, तुम दोनों नीचे आओ और इस इफरित से बिल्कुल मत डरो। तो जो जिन था वो एक इफरित जिन था जिसने इस लड़की को इसकी शादी से एक रात पहले उठा लिया था, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आ गई थी और ये जिन नहीं चाहता था कि कोई भी मर्द इस लड़की को छुए उसके अलावा। उसकी ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने बोला, माफ कीजिएगा मोहतरमा, हम दोनों नीचे नहीं आ सकते, ये जिन हमें मार डालेगा। तो उसने कहा, अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आए तो मैं इस इफरित को जगा दूंगी और फिर वो तुम्हें इतनी बुरी मौत देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। जितना जल्दी हो सकता है नीचे आ जाओ। मरते क्या ना करते, दोनों भाई पेड़ से उतरकर नीचे आए और जैसे वो नीचे आके उतरे वो लेडी उनके सामने जाके खड़ी हो गई और वो उनसे कहती है, और फटाफट से तुम दोनों को मेरे शरीर की प्यास बुझानी है, उससे पहले कि ये इफरित जाग जाए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। दोनों उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं। वो इफरित की तरफ देखते हैं और फिर से उससे बोलते हैं, मोहतरमा आप क्या बोल रही हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं, और हम अगर ऐसा करेंगे और आपका पति जाग गया तो हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें आप यहाँ से जाने दो। तो वो कहती है कि अगर जो मैंने कहा तुम वो नहीं करोगे तो मैं इस इफरित को अभी जगाऊंगी और वो तुम्हें बिना सोचे मार देगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरी बात को नजरअंदाज करेगा जब मैं ये कहूंगा कि तुम दोनों ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की? अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। दोनों भाई दूसरे को देखते हैं। तो शहरयार शाहजमान को देखता है। शाहजमान शहरयार से बोलता है, बड़े भाई पहले आप ये करें उसके बाद मैं करूंगा। शहरयार बोलता है, नहीं, पहले तुम करो उसके बाद मैं करूंगा। उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर बोलती है, तुम दोनों ये क्या लड़ाई में वक्त जाया कर रहे हो? जैसा मैं कह रही हूं वैसा अभी के अभी यहाँ पे आके करना शुरू करो, वरना मैं सिर्फ को जगा के तुम दोनों की जान ले लूंगी। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि वो औरत चाहती थी। सब कुछ होने के बाद जब वो औरत उठी, उसने अपनी कमर के यहाँ से एक धागे का एक है ना मतलब गुच्छा निकाला है, मानो उसका पर्स था उसमें से, और उसके अंदर अंगूठियां थी, लोहे की अंगूठियां। तो बहुत सारी अंगूठियां थी। उस औरत ने बताया, तुम्हें पता है ये 570 अंगूठियां क्या है? तो दोनों भाई बोलते हैं, नहीं हमें नहीं पता ये क्या है। ये सबूत है उन 570 मर्दों का जिनके साथ मैंने वो सब कुछ किया है जो ये इफरित मेरे साथ करना चाहता था। तुम दोनों भी अपनी अंगूठी मुझे दो ताकि ये गिनती अब 572 हो जाए। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी अंगूठी निकाल उसको दे दी। उसके बाद उसने बोला कि ये बेवकूफ इफरित मुझे अपनी शादी की एक रात पहले उठा लाया। उसके बाद इसने मुझे इस बक्से के अंदर बंद किया और 7 ताले इस तरह से लगा दिए जिनकी चाबी सिर्फ इसी के पास और यही इन्हें खोल सकता है, और मुझे गहरे समुद्र के तलछट के अंदर छोड़ दिया जहां पर मैं लहरों के साथ घूमती रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इसके साथ ईमानदार रहूं और इसके अलावा कोई मुझे छू भी नहीं पाए। लेकिन ये बेवकूफ नहीं जानता कि हर बार आके मेरे पास इस तरह से सो जाता है, और उस समय में अगर कोई भी मर्द मेरे आसपास आता है तो जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही हर बार होता है, लेकिन इस बेवकूफ को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तुम जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, उससे पहले कि फ्रिज जागे। अगर इसने तुम्हें देख लिया तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वो लेडी वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है, इफरित का सर अपनी गोद में रखती है और दोनों भाइयों को इशारा करती है। दोनों भाई सिर पर पैर उठाकर भागते हैं, जितना तेज वो भाग सकते हैं, जितना दूर वो उस इफरित से भाग सकते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद दोनों भाई एक जगह पर बैठते हैं और बात करते हैं, भाई ये हम क्या देख कर आए हैं? इफरित जो कि इतना ताकतवर है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। वो जिस औरत से प्यार करता है वो भी उसे धोखा दे रही है, तो तुम्हारी और हमारी तो बिसात ही क्या है?
मैं शहरयार, सुल्तानों का सुल्तान, अब वापस अपने महल में जाऊंगा, अपने राज्य में जाऊंगा और अब मैं लोगों को बताऊंगा कि असली शहरयार कौन है। ये जितनी भी औरतें हैं जिन्होंने मेरे साथ दगा किया, इसकी सजा हर एक औरत को मिलेगी। शाहजहां को उसकी बात को समझ नहीं। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? शहरयार बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। दोनों भाई वापस से अपने कैपिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ये अपने पैलेस में पहुंचते हैं। पहुंचते ही सबसे पहले किंग शहरयार अपने सारे वजीर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, हाई ऑफिशियल को बुलाता है और उनको बुलाने के बाद वो उनको ऑर्डर देता है, बोलता है कि सबसे पहले मेरी बेगम और उसके जो कंक्यूबाइंस हैं, जो भी उसके स्लेव्स हैं, उन सबको मौत के घाट उतारा है। सब सुनकर दंग रहता है। सुल्तान ऐसा क्या हो गया है? कोई मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा किया जाए बिना कोई सवाल पूछे। सुल्तान ने जब ऑर्डर दे दिया तो किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की और ऐसा ही किया गया। उसकी बेगम और उसके साथ जितने भी उसके स्लेव्स थे उन सबके सिर कलम किए गए। लेकिन शहरयार यही नहीं रखा। उसके बाद उसने एक और बहुत ही अजीब और खतरनाक अनाउंसमेंट किया और बोला कि आज के बाद हर रात मैं एक कुंवारी लड़की से शादी करूंगा और अगले दिन ही उसका सिर कलम कर दिया जाए। सब सुनकर उन सबका दिमाग खराब हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुल्तान से कुछ बोल पाए और उसके हुक्म के खिलाफ जा पाए। जैसा कहा गया वैसा अनाउंस किया गया। शाहजहां को सब कुछ पता था, इसलिए उसको सब कुछ समझ में आ रहा था। ये सब होने के बाद उसने अपने भाई से विदा ली और वो अपनी कैपिटल वापस चला गया। और उसके बाद अगले दिन से ही शहरयार का वो खेल चालू हो गया। हर रात एक कुंवारी लड़की उसके पास लाई जाती, जिसे वो रात भर यूज करता और सुबह उसके कहे अनुसार उसका सिर कलम कर दिया जाता। वजीर ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ता था। ये कहानी चलती रही अगले 1.5-2 साल तक, तब तक जब तक उसके राज्य में जो जनता थी उसने आउटरीच करना शुरू नहीं कर दिया। वो सब अब उसको गालियां देने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे और सभी लोग जिन जिन के घर में बेटियां थी, लड़कियां थी, उनको लेकर उसके शहर को छोड़कर भागने लगे। जैसे ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद पूरे शहर में कुंवारी लड़कियां खत्म हो गई। जब एक रात उसके पास कोई लड़की नहीं है तो उसने वजीर को बुलाया और बोला, ये क्या चल रहा है? मैंने तुमसे कहा हुआ है ना कि हर रात एक लड़की आनी चाहिए। तो उसने बताया कि महाराज सुल्तान, आपके कहने के मतलब आपके ऑर्डर के हिसाब से शहर में जितनी भी लड़कियां थी वो सब मारी जा चुकी हैं। बोला मुझे नहीं पता, आसपास कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो वजीर ने सर्च पार्टी ढूंढी, लेकिन आसपास के कैपिटल्स में भी कहीं पर भी लड़के थे। जिन जिनके घर में लड़के थे सब उसके आसपास से भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका क्या हश्र होने वाला है। घूम फिरकर आखिरी में सिर्फ उस पूरे कैपिटल में जो वजीर था उसकी 2 बेटियां बची हुई थी, जिसमें एक का नाम था शहराजाद और दूसरी का नाम था दुनिया आजाद। ये जो शहराजाद थी वो बड़ी बेटी थी और ये बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। इसने अपनी इस पूरी जर्नी जो इसकी लाइफ थी छोटी सी, उसके अंदर उसने बहुत साइंस, आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, बहुत सारी बुक्स, करीबन हजारों किताबें उसने पढ़ी हुई थी। बहुत वो ज्यादा चतुर थी, चालाक थी, साथ ही साथ वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी। तो जब वजीर थक हार कर अपने घर पहुंचा तो अपने पिता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख के उसने उससे पूछा कि अब्बा, आपके चेहरे का रंग इस तरह से उड़ा क्यों है? आप इतना परेशान किस बात से हैं? तो वजीर ने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो उसने उसको सारी बात बताई, कैसे राजा और उसके बीच में ये बात चल रही है और कैसे हर रात वो एक लड़की को राजा के पास लेकर जाता है और वो उसे अगले दिन मौत के घाट उतारता है। ये सुनकर वो बोलती है कि ये स्लॉटर कब तक चलता रहेगा? अब्बा, अगर आप चाहें तो मेरे पास एक तरीका है जिससे ये सब कुछ रुक सकता है और हमारे इस शहर में लड़कियां वापस से पनप सकती हैं। तो वजीर उसकी बात सुनकर बोलता है, तो मुझे बताओ बेटी, क्या हो सकता है? तो शहराजाद बोलती है, आप मुझे लेकर जाओ और मेरी शादी सुल्तान से करवाओ। इतना सुनते ही वजीर बोलता है, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है वो सुल्तान तुम अगले दिन मार देगा। तो बोलते कि हाँ, आप उसे मुझे मार देने दीजिए। हो सकता है मेरे मारे जाने से या मेरी जान उसके पास फिरौती की तरह रहने से बाकी जो लड़कियां हैं उनकी जान बच जाए। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं अब्बू, तो मुझे जाने दीजिए, मैं सबको इस दुविधा से बाहर निकाल सकती हूँ। वजीर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ लाऊंगा। तो कहती, कोई ना कोई लड़की? तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। शायद जो दूसरी लड़की वो आपकी बेटी ने, सिर्फ इसलिए आप मुझे मना कर रहे हैं।
मुझ पर भरोसा रखिए अब्बू, मैं सबको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती हूँ। तो वजीर वापस से बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं है। तुम सिर्फ अपने शब्दों पे चल रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान खो बैठो। तो बोलती है कि कब तक आप मुझे बचा लेंगे? आप आज रात एक लड़की और ले आएंगे, फिर कल क्या होगा, परसों क्या होगा? कभी ना कभी तो इस कहानी को रुकना होगा। तो वजीर बहुत सोचता समझता बोलता है, लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? तो उसने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए और आप मुझे लेकर चलिए और मेरी शादी सुल्तान से करिए। वजीर के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा था। उसकी बात मानकर वो आज की रात अपनी बेटी को सुल्तान के पास लेकर जाता है। सुल्तान उसकी बेटी को पहचानता था। उसकी बेटी को पहचानते ही वो अपने जो सिंहासन था उससे खड़ा होता है और बोलता है, वजीर साहब, आप अपनी बेटी को लेकर आए हैं? तो बोलता है कि जी हाँ हुजूर, सल्तनत के अंदर सारी लड़कियां खत्म हो चुकी है, अब बस मेरी बेटियां ही बची हैं। शहरयार उसको देखकर बोलता है, वजीर साहब, ये ध्यान रखना, कल सुबह आपको इसका सिर कलम करना होगा, और अगर आपने इसका सिर कलम नहीं किया तो मैं आपका सिर कलम कर दूंगा। वजीर ने बोला, जैसा हुजूर कहेंगे, और इसके बाद वो शांत खड़ा हो गया। राजा बोला, ठीक है, तो फिर आज रात को इसे तैयार करके हमारे पास लाया जाए। वजीर चुपचाप घूम के अपनी आंखों में आंसू लिए वापस चला गया। और इधर जो शहराजाद थी बहुत खुश थी, उसके अंदर एक अलग सा ही जॉय था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे वो घर पहुंची, वो अपनी छोटी बहन दुनियाजाद के पास पहुंची और बोला, ध्यान से सुनो, मैं जो तुमसे कह रही हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। आज रात को जब मैं सुल्तान के पास चली जाऊंगी तो मैं उनसे कहूंगी तुम्हें बुलाने को। जब तुम वहां पर आओ, अंदर आकर तुम मुझसे कहना, तो मेरी बहन, मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाओ जैसा तुम हमेशा सुनाती हो, और ऐसी कहानी जो हमारे इन जागते हुए जो समय है उसको तेज गुजार दे और हम सबको नींद आ जाए। तो ये कहकर तुम मेरे पास आना और मैं एक कहानी सुनाऊंगी, और अगर अल्लाह का रहम रहा तो हो सकता है सुल्तान को कहानी पसंद आए और हम पूरी रात उसे कहानी में गुजार दें और वो हमें बख्श दे। कुछ इस तरह की प्लानिंग की थी शहराजाद ने। वो बहुत बुद्धिमान थी, उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी और बहुत सारी ऐसी कहानियां थी जो वो लोगों को और उसकी बहन को स्पेशली सुनाया करती थी। उन कहानियों को सुनते सुनते पूरी रात वो आंखों में गुजार दिया करती थी, और इसी बात पर उसके अपने इसी टैलेंट पर उसे भरोसा था। ऐसा ही हुआ, जब शहराजाद सुल्तान के पास पहुंची, उसके बाद उसने कहा, हे सुल्तान, मैं अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को भी यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। फिर दुनियाजाद भी वहाँ पर आई। उसके बाद सुल्तान ने दोनों को एंजॉय किया, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद शहराजाद ने दुनियाजाद को इशारा किया तो उसने बोला कि वो मेरी बहन, मुझे कोई तिलस्मी कहानी सुनाओ, एक ऐसी कहानी जो इस पूरी रात को एक पल की तरह गुजार दे। अगर सुल्तान की इजाज़त हो तो क्या मेरी बहन